नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आ गए। कल लगभग यही समय था जब तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, एनडीए मेजॉरिटी तक पहुंचेगा, बहुमत हासिल कर लेगा, कांग्रेस पार्टी तकरीबन 99-100 के आसपास रहेगी और इंडिया गठबंधन 230 से 240 के बीच में रहेगा। तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। एनडीए को मिले हैं 298 सीट, 298। इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस को मिले हैं 238 सीटें। बीजेपी 240 सीटें लेकर आई है और 2019 के आंकड़े से 63 सीटें पीछे। इसकी वजह क्या रही? क्या 400 पार के नारे ने बीजेपी को नुकसान किया? कौन से वो दो प्रदेश हैं जिनकी वजह से बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई अपने दम पर? वहां पर ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? और क्या इस चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव भी है? बीजेपी पैन इंडिया पार्टी बनकर उभरी है, जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस पर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इस चुनाव में अगर बीजेपी ने खोया है तो हासिल भी बहुत कुछ किया है, जिस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं। अगर हम 2019 से बात करें तो उससे तकरीबन 55 सीटें ज्यादा, 50-52 सीटें ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। उसके बाद इंडी गठबंधन की भी आज बैठक है, एनडीए की भी बैठक है, लेकिन सरकार बनेगी एनडीए की एक बार फिर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है, इसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए शिवसेना के प्रवक्ता, उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना है उसके संजय गुप्ता जी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। संजय जी, अभी जो नतीजे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसके बाद इंडिया अलायंस जिस तरह से बातें, कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि जीत गए हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने। रिजेक्ट अगर किया है तो सेलेक्ट किसको किया है? 100 सीट वाले क्या ये कह सकते हैं सेलेक्ट किया है? रिजेक्ट और सिलेक्ट की बात यह है कि अगर हम 2019 के इलेक्शन को देखते हैं तो उसमें बीजेपी की सीटें 303 2019 के 14 में आए थे, 2014 में आई थी, बहुमत से 10 ज़्यादा थी, 282 सीटें थी। और 2019 में 303 आई। तो बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत था, अपने साथियों की, दूसरे दल बलों की जरूरत इतनी नहीं थी। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने साथियों का वो सम्मान नहीं किया जो सम्मान पहले अटल जी के टाइम में किया जाता था। तो बहुत से गठबंधन के साथी तो इस तरह के थे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, जो कभी भी सत्ता के लिए इधर आते जाते थे। मगर शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कि जिसने 25-30 साल हमेशा मुद्दों के आधार पर ही समर्थन किया कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, सत्ता में हो चाहे ना हो। और बाला साहब ने हमेशा यही चाहा कि देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री। तो ये जो सोच एक अटल जी की थी कि ना सिर्फ अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चलना है बल्कि अपने विरोधियों को भी साथ लेकर के चलना है, वो कमी 2014 के बाद ये रही। और आज बीजेपी के जो सीटें आई हैं 240-41 के करीब जो हैं, अब पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो पूर्ण बहुमत में ना होने के बाद जिन साथियों पर ये कुछ ऐसा विश्वास कर सकें, जैसे कि पहले ठाकरे परिवार पर या शिवसेना पर इनका जो विश्वास था वो नहीं किया जा सकता, ना ही नीतीश कुमार पर और ना ही तृणमूल के चंद्रबाबू नायडू पर, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पर। तो ये लोग कभी भी सत्ता के लिए इधर उधर जा सकते हैं। इसीलिए कल जो चमक थी चेहरे पर, वो राहुल गांधी जी के और उनके नेताओं के चेहरों पर कुछ ज़्यादा चमक थी। संजय जी, सत्ता के लिए तो उद्धव ठाकरे भी इधर उधर गए थे, अपनी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत विचारधारा में चले गए थे। उस पर आऊंगी। शैलेंद्र जी, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई अपने दम पर, जो 2014-2019, लेकिन बीजेपी अपने तय किए हुए बार से नीचे आई है। बीजेपी ऐसा नहीं कि विपक्ष से पीछे आई है, उसने अपना बार ही इतना ऊपर सेट कर दिया था कि वो नहीं, लेकिन तीसरी बार सरकार में वापस आना, एनडीए को बहुमत मिलना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार वोट मिलना, जबकि 10 साल का समय बहुत लंबा होता है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। और नेहरू जी 3 बार बने थे, लेकिन पहली बार वो चुनाव लड़के नहीं आए थे।
इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो ये सरकार की वापसी हुई है? कि आपको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी उतने बड़े फैसले नहीं कर पाएंगे जो पूर्ण बहुमत की सरकार में वो कर पाते हैं? देखिए अर्चना जी, जो ये जनमत का फैसला आया है, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। इसमें उपलब्धि भी है और सीख भी है। उपलब्धि ये है कि लगातार 10 वर्ष तक आप सरकार में रहने के बाद, और एक तो उससे पहले की जो सरकारें थी 2014 से पहले की, वो क्या कन्वेंशनल पैटर्न पे काम करती थी। कोई भी इस तरह के बड़े फैसले उन्होंने नहीं लिए। उदाहरण देना चाहूँगा, 370 आर्टिकल को डाइल्यूट करना, जिस पे ये कहा जाता था पहले पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा कि अगर ऐसा किया गया तो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में रक्तपात होगा, ये ऐसा फैसला है। और टेक्निकल टर्म्स में भी जो है वहाँ की स्टेट की जो असेंबली है उसमें 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन जब वो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद जो आज तक क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर के अंदर मतदान का प्रतिशत 7, 8 और 10% के नीचे रहता था, आज वहाँ 50 से ऊपर गया, 57% तक लोगों ने वोट किया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जो है कदम था। सीख ये है कि जैसे बीजेपी की जो है 282 सीट थी 2014 में, 19 में 303 थी, और एनडीए की जो सीट थी आपकी 353 सीट थी 2019 में। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी गठबंधन जो पूर्ववर्ती उसमें होता है, जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, उससे आगे की बात करता है। तो 353 की जगह 400 की पार बात करना वो ठीक है, लेकिन उसको जिस तरह से जो है प्रोजेक्ट किया गया और विपक्ष के द्वारा उसको इस तरह से वो किया गया कि ये जो इनकी कोशिश है 400 की संख्या इसलिए ये पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। उसका जो उस दुष्प्रचार का जो प्रभाव हमें देखने को मिला, वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में देखने को मिला। एक बड़ी संख्या में दलितों के द्वारा भाजपा के खिलाफ जो मतदान, जो अभी आंकड़े जब विश्लेषण हम करेंगे बृहद परिप्रेक्ष्य में, तो ये दिखाई देगा। तमाम ऐसी सीट्स हैं वहाँ पे जो, तो ठीक है आप टारगेट्स सेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ में ये भी, अब उसमें जैसे एक बात कही जाती है कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। चुनाव जैसे ही शुरू होता है, अयोध्या से जो सांसद थे लल्लू सिंह, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाना कि हम जो है 400 की संख्या इसलिए पाना चाहते हैं कि हमें संविधान बदलना है। मैं तो बड़ा व्यक्तिगत तौर पर मुझे को बड़ी हैरानी हुई थी कि किस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ये बात, लेकिन उसके बाद इसका काउंटर करने में देर हो गई, इस मुद्दे ने नुकसान पहुंचाया, बात सही है। लेकिन सनातन, विकास, राम मंदिर, इस 3 पे जनता वोट नहीं करती है। सिर्फ एक नैरेटिव अगर आप सेट कर देते हो तो उसमें फिर वो आपके खिलाफ वोट करती है। देखिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जब चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है तो कोई एक मुद्दा नहीं होता अर्चना जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हाँ, उसमें कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो डिसाइसिव होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट इशू है, डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट इशू है। लगातार 10 वर्ष तक जो है एक ऐसी सरकार के द्वारा काम करना, उसके बाद जो इस बड़ी संख्या में भाई उड़ीसा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए। उड़ीसा में एक सरकार जो स्टैब्लिश थी लगातार 25 सालों से, वो हटके और पूरे बहुमत में जो है बीजेपी वहां पे आई है, उसकी चर्चा मीडिया में बहुत कम हो रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत की जो है उसकी भी चर्चा कम हो रही है। और हमारे जो मित्र ने कहा कि जहाँ तक एलाइज का जो है जो सवाल है, कि जाहिर सी बात है शिवसेना एक नेचुरल एलाई जो है रहा है, कि जो कि उनकी विचारधारा भी जो हिंदुत्व को लेके थी। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे जो जनरेशन गैप हुआ, भाई अब अगर ये बात करना चाहें, बाला साहब ने कब जो कहा कि जो ठाकरे परिवार से कभी कोई मुख्यमंत्री हुआ, कभी जीवन में उन्होंने कहा था? उनको जीवन काल में तो कोई हुआ ही नहीं ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं शिवसेना का मुख्यमंत्री ठाकरे पर खुद तो नहीं चाहते थे, तो नहीं शिवसेना की मुख्यमंत्री संजय जी, मैं चलिए आपकी बात को बड़ा कर देता हूँ। शिवसेना का मुख्यमंत्री उन्होंने चाहा, तो क्या उद्धव जी अगर जो है उन्होंने विरक्त होने का फैसला लिया, क्या उन्होंने अपनी जगह परिवार से अलग हटके किसी दूसरे व्यक्ति को, जो एकनाथ शिंदे को जो आज ये नौबत आई, अगर उनको अगर ये करते, और नहीं दूसरा एक और ये, अगर मान लीजिए ये राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना और पहली घटना है कि चुनाव पूर्व कोई भी गठबंधन और चुनाव के तुरंत बाद, वो कहते हैं ना एक दुल्हन घर में आती है, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं हटती और आप तुरंत जो हटके दूर हो जाते हैं कि नहीं जी, क्योंकि हमें जो मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा। बाला साहब ठाकरे का कद भी शायद इसीलिए बड़ा था क्योंकि वो किंग मेकर बनते थे, वो कभी किंग बनने की नहीं सोचते थे शायद। लेकिन बीजेपी ने इसमें, केरल में बीजेपी की 1 सीट जीतना, आंध्र प्रदेश में 3% से 10, तमिलनाडु में 3% से 10% तक उनका
वोट पहुंच जाना, उनको जो वोट मिले हैं, तेलंगाना में 8 सीटें जीतना, आंध्र प्रदेश में 3 सीटें जीतना, ये दिखा रहा है जिस तरह से उड़ीसा में अपने दम पर विधानसभा में सरकार बनाने जा रहे हैं, दिखा रहा है ना कि बीजेपी ने अपना कैनवास बहुत बढ़ाया है। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि हम टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करेंगे इंडिया अलायंस में, लेकिन अगर आ भी जाए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो किस तरह से, फिर भी तो आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा और किस तरह से फिर वो सरकार चलेगी? तो फिर तो आंकड़ा क्यों नहीं पूरा होगा? फिर तो आंकड़ा पूरा हो जाता है अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नहीं, फिर भी 262 ही हो रहा है, 272 नहीं पहुंच रहा है वो आंकड़ा। बहुत छोटे मोटे दल हैं जो बीजेपी के साथ हैं, ऐसे कोई भी रिलायबल इनके नहीं है कि जो रहेंगे इनके साथ। कौन सा ऐसा दल है जिसको बीजेपी ने तोड़ा नहीं? आप मुझे बता दीजिए। चाहे हमारी पार्टी सबसे पुरानी थी, हमको तोड़ा, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी थी, चिराग पासवान जी के बाद उसकी पार्टी को भी चाचा को सौंप दिया उसके। ये तो उनको दिखा कि हाँ भाई के ये कागज़ पत्र भले ही किसी के नाम हो जाए मगर राजनीति भावनाओं से चलती है। भावनात्मक रूप से ही लोग पासवान जी से जुड़े हुए थे, शरद पवार जी से जुड़े हुए थे या ठाकरे परिवार से जुड़े हुए थे, तभी तो महाराष्ट्र में वो हालत हुई उनकी, तभी तो चिराग पासवान को सारी सीटें मिली उनकी, भले ही उसकी पार्टी का नाम निशान उनके चाचा को दे दिया गया हो, भले ही शरद पवार जी की पार्टी का नाम निशान अजीत पवार को दे दिया गया हो, लेकिन लोगों ने वोट तो शरद पवार जी को किया। तो पॉलिटिकल पार्टियां भावनाओं से जुड़ती हैं, कागज़ पत्रों से नहीं जुड़ती। तो और ये जो बात कही चीफ मिनिस्टर वाली बात अभी जो कह रहे थे कि बाला साहब ने महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहा। बाला साहब ने कभी, उन्होंने सीट शेयरिंग का फार्मूला भी इस तरह से बनाया था कि जिससे कि सिर्फ शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बने। वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, या उद्धव जी नहीं बने, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तीसरी पीढ़ी आकर के इस तरह की सोच रखती है कि हम भी सत्ता में आकर के और काम करें, तो इस सोच में ये नहीं कि बाला साहब तो ये कहते थे नई पीढ़ी आते सोच बदलती है। बिल्कुल। तो अगर ये सोच बदली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे कि आपने इस सोच को क्या कैसे। अगर सोच बदली है ना तो फिर तरीका भी बदलेगा ना। फिर आप बराबरी पे, जब आप किंग मेकर से किंग की भूमिका में आते हो ना, फिर आप बराबरी पे बात करते हो, फिर सीटें भी बराबर, फिर जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा, जो ज्यादा सीटें जीतेगी, उसका जो फॉर्मूला एक नॉर्मल लागू होता है वो इसीलिए पहले इसीलिए था क्योंकि बाला साहब ठाकरे उस भूमिका में थे। खैर हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इस समय हमारा विषय अलग है। इंडिया अलायंस 99 सीट कांग्रेस पार्टी के पास, सबसे बड़ा दल वही है जिसके पास 99 सीटें, 98-99 सीटें। सरकार बनाने की बात अगर कर रहे हैं तो ये हास्यास्पद बात नहीं है। मतलब जो सबसे बड़ा दल है, जाहिर सी बात है वो पहले कोशिश करेगा, वो बनाएगा सरकार। और कहीं अभी तक तो कहीं दो मत नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी या कहीं कोई चला जाएगा, या अगर चले भी गए, अगर मान लीजिए चले भी जाएं, नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो भी एनडीए के पास बहुमत है। तो ये हवाई ख्वाब ये क्यों देखे जा रहे हैं? और ऐसी बातें जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, जनता भी पूछती है कि भाई आंकड़े कहाँ हैं, आप कहाँ से करोगे? सबसे आंकड़ों की बात यह है कि बीजेपी की 241 सीटें हैं और उनके जो अलायंस है ना, उनमें से कौन कितना रिलायबल रहेगा ये अभी किसी का नहीं पता। नहीं, यही तो बात है, उनकी 241 तो है। 100 सीट वाला जो 2.5 गुना सीट है उसको कैसे ओवरकम करेगा, ये बताइए ना। तो क्या मतलब, देखिए अगर, तो क्या मतलब, अब ठीक है बड़े दल के नाते इनको बुलाएंगे, इनको ही बुलाया जाएगा, मगर इन्हें बहुमत तो साबित करना पड़ेगा। जो दूसरे दल हैं जिन्हें आज ये कहते हैं कि हमारे साथ ही रहेंगे, मैं तो कहता हूँ चिराग पासवान जी का भी नहीं पता मुझे तो कि वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो मजबूरी थी। मजबूरी ये थी क्योंकि बीजेपी के पास दोनों बार अपना बहुमत था, ये सरकार के एनडीए में रहे ना रहे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर आज फर्क पड़ता है। तो ये बातें भूली नहीं जाती कि किस तरह से हमारे दल को तोड़ा गया, किस तरह से हमारे को फोड़ा गया, किस तरह से हमारी पार्टी के नाम निशान को वो दे दी। अब ये चीज़ों का आकलन करने का मौका मिला है, तो एक प्रोसीजर, एक संघीय ढांचा है। ठीक है, बड़ा दल बीजेपी है, उसको बुलाया जाएगा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत भी साबित करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि शिवसेना की तरह जो पहले रही 25 से 30 साल बीजेपी के साथ, इस तरह का कोई भी एक दल ऐसा हो कि जो आज भी ठोक करके हम ये कह सकें कि साथ रहेगा या नहीं रहेगा। दिक्कत तो यही है कि शिवसेना पहले वाली नहीं रही है, इसीलिए तो सारी परेशानी है। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है अब जो सरकार आएगी, जो मैंने सवाल कर, क्या वो कठिन फैसले ले पाएगी? क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी, हो चलती रहेगी वो वैसे ही। क्या आपको लगता है कि लेकिन अब जिस तरह के फैसले नरेंद्र मोदी लेते थे, आपने 370 का जिक्र किया 2019 में जब भारी बहुमत से सरकार आई, उसके बाद जो फैसले लिए गए,
यूसीसी जैसे है आना है? क्या आपको लगता है कि अब इन चीज़ों में, या वन नेशन वन इलेक्शन जो आना है, इन चीज़ों में अब थोड़ी सी रुकावट आएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है अब लोकसभा में तो 2/3 बहुमत है नहीं, तो किस तरह से करेंगे? देखिए अर्चना जी, दो पहलू हैं इस चीज़ के, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपने जो टॉपिक उठाया। पहला है इकोनॉमिकल, दूसरा है आपका सोशल। तो जहाँ तक पृष्ठभूमि, दो जो अलाइड हैं, पार्टनर हैं आपके, नीतीश जी हैं, उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं आज। बिल्कुल, करप्शन और परिवारवाद, दो आरोप नीतीश कुमार पे कोई नहीं लगा सकता। दूसरा, ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। तो ये सरकार जो करप्शन पे जितने भी कड़े फैसले लेगी, कोई मेरा ये मानना है कोई परेशानी नहीं आने वाली। कोई भी अलाई पार्टनर ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, जो सोशल जो फैसले हैं, जैसे मान लीजिए यूसीसी की बात है, अब जो लेने में कठिनाई आएगी, मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को। या जो मतलब जो आपके कहीं ना कहीं फैब्रिक से जो कनेक्ट करते हैं जो है देश की, तो उसमें तो जाहिर सी बात है चुनौती रहने वाली है। दूसरा, हमारे मित्र ये कह रहे थे, भाई अभी तो चुनाव परिणाम जो है कल शाम को आया है, और चुनाव एक जो इंडी गठबंधन की जो बात की जा रही है, आप कितनी सीटों पे लड़े? औपचारिक तौर पे जो आप 466 सीटों पे लड़े। अब इनका गठबंधन कैसा है समझिए आप। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहाँ था? वो था जो आपके दिल्ली में था, ठीक है जी। वो था आपका गुजरात में था, वो था आपका ये एक राज्य में और जो असम में था। पंजाब में क्यों नहीं था? तृणमूल कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन में एक सीट लेती है समाजवादी कांग्रेस के साथ में, वेस्ट बंगाल में पूरे 42 पे अलग लड़ती है जो। तो आप किस तरह का, मतलब क्या, कौन सी विचारधारा है बताइए ना आप जो। और एनडीए के जितने भी अलाइंस पार्टनर हैं, एक सीट पे उनका एक ही कैंडिडेट रहा है। 540 सीटों पे उन्होंने फाइट की है, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट रहा है। ऐसा कहीं नहीं होगा फ्रेंडली फाइट मान लीजिए हुई है उनकी। एक प्रदेश में साथ हैं, ममता बनर्जी कह रही हम बाहर से साथ हैं, लेकिन वहां पर विरोध कर रही हैं। अच्छा, दूसरा इनका जो हाइपोथेटिकल जो उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी संभावना, तो लो मैं उसको भी एलाबोरेट कर देता हूं। इतनी जो खुले तौर पे कोई भी नहीं कहेगा चैनल पर बैठ के। मैं कहता हूं जेडीयू के पास जो कोई विकल्प नहीं है, अगर विकल्प होता तो एक्सरसाइज अभी तक कर चुके होते। कारण 12 सीटें हैं ना आपकी, जो आप 12 सीटें जो 200 उसमें से 94 में से 12 कम कर दीजिए, जेडीयू से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आता है आपका चंद्रबाबू नायडू का 16 सीट, वो कम कर दीजिए। उसके 272 में कितनी सीटें कम पड़ती हैं? 7 या 8 सीटें। आपको लगता है कि जो सिंगल क्या नाम जो नॉर्थ ईस्ट के पार्टनर है वो सब हैं, वो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहेंगे जो कि मतलब एक जहां पर इतने दलों की संख्या इतनी ज्यादा है, और फिर उनकी डिमांड कितनी होगी? सोचने वाली बात है, उनकी डिमांड कितनी होगी? जो ये नीतीश बाबू को क्या बोल के अपने साथ लाएंगे, चंद्रबाबू नायडू को क्या बोल के अपने साथ लाएंगे? चंद्रबाबू नायडू कब कांग्रेस के साथ रहे? सबसे पहले तो सवाल यही उठेगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व कौन स्वीकार कर पाएगा? क्या ममता बनर्जी कभी? आंध्रा में, अर्चना जी, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है कांग्रेस के साथ जो कब गठबंधन में रही, जरा ये बता तो दें। नीतीश जी का तो चलो मैंने मान लिया कि कभी मतलब जो इधर कभी उधर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कब रहे कांग्रेस के साथ, जरा ये बताएं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है मुझे संजय जी, आरजेडी 4 सीट आई, आम आदमी पार्टी 3 सीट आई, शिवसेना 8 या 9 सीटें हैं, 9 सीटें हैं आपकी, 9 सीटें आई। अब ये लोग कह रहे हैं कि मोदी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे ये बड़ा अजीब सा तर्क लगता है, जिसकी 4 सीटें आई, जिनकी 9 सीटें आई, जिनकी 6 सीटें आई, वो ये तर्क दे कि मोदी ने रिजेक्ट कर दिया। कल मैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी संजय सिंह की, मुझे हंसी आ रही थी सुन के। आप इस बात का जवाब तो दीजिए, केजरीवाल जी कहते थे कि वोट दीजिए आप ताकि मैं जेल ना जाऊं, आपका एक वोट मुझे जेल जाने से बचाएगा। तो यानी जनता ने मोहर लगा दी कि आप जेल में ही रहिए, ये मान लेना चाहिए। ये कहाँ का तर्क है? कैसे कैसे तर्क गढ़ते हैं? ये तर्क सिर्फ इसी बात पे है कि जिस तरह से पूर्ण बहुमत में 2014 में और 2019 में रहे, मतलब पूर्ण बहुमत से 272 सीटों से 10 सीटें ज़्यादा रही या 303 रही, और अब खुद बीजेपी की अपने पूर्ण बहुमत में ना आने के कारण इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज, 10 साल एंटी इनकम्बेंसी, क्या आज तक कोई प्रधानमंत्री, नेहरू जी को छोड़ दीजिए, कोई कभी, इंदिरा गांधी तक, क्या कोई तीसरा टर्म रिपीट कर पाया है? ये कितनी बड़ी, कितना, और वो भी उस स्थिति में, देखिए विकास के मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ने जिस पैटर्न में वोटिंग की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा डेंट किया, अगर उत्तर प्रदेश जिस तरह का पैटर्न था अगर वैसे वोटिंग करता तो बीजेपी अपने दम पर पहुंच जाती। उत्तर प्रदेश में डेंट का कारण क्या है? पहुंच जाती सीधे उस पे। और महाराष्ट्र में डेंट का कारण क्या है? जिस महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 41 सीटें जीती बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने, और जिस उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें थी, पिछली बार 62 थी, उसके पहले 73 सीटें थी, इतनी सीटें जीती। आज उन दोनों जगहों पे जो डेंट लगा, तो उसके पीछे सोच सिर्फ यही है
कि ना सिर्फ अपने साथियों को बल्कि अपनी पार्टी के आदमियों को भी किस तरह से डाउन करना है, ये सोच जो है ना, इस वजह से वहाँ डेंट लगा है। वरना ये आधी अधूरी बात नहीं, ये मेरे ख्याल में जो महाराष्ट्र की बात है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र नहीं, उसमें भी नहीं अर्चना जी, महाराष्ट्र में तो ऐसा कि मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शैलेंद्र जी आप ही बताइएगा अगर आप समझ पाए हो कि अजीत पवार को लेने की क्या जरूरत थी, पार्टी में ऐसा क्या गेन हुआ अजीत पवार को लेने से? मैं इस बात पे आ रहा हूँ। अजीत पवार क्यों नहीं कहा जाएगा कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपकी वॉशिंग मशीन साफ हो जाती है? ये मैं सहमत हूँ कि अजीत पवार को साथ लाने का फैसला कहीं न कहीं उल्टा पड़ा है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन शिवसेना को तोड़ने से कोई उतना जो नुकसान नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ, इनके गुट की 9 सीट हैं, शिंदे गुट की 7 सीट हैं, कितना फर्क हो गया बताइए आप। जो तो शिंदे गुट और शिवसेना की हमारी मिलाकर के अब भी इतनी सीटें हैं, जबकि अलग अलग हो जाने के बावजूद भी आपको ये सोचना चाहिए ना, अलग हो गए क्या पाया आपने? आपको ये सोचना चाहिए जो अलग हो गए क्या पाया आपने? नहीं, वो तो जो अलग है वो ईडी और सीबीआई की वजह से अलग हुए। नहीं, अगर ईडी और सीबीआई की वजह से गलत होते, देखो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाती है कि ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यदि उस प्रदेश की जनता, पहला दिल्ली प्रदेश, क्या परिणाम है? 7-0। तो अरविंद केजरीवाल यही कहते रहे कि मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे मोदी जी ने अंदर डाला, ईडी मेरे पीछे लगा, ये बीजेपी की ईडी है। जनता ने सिरे से नकार दिया, 1 सीट नहीं दी उनको। दूसरा तो झारखंड मैंडेट, अगर आप हर चीज को मानते हैं तो इसको भी मान लीजिए कि जनता ने तो मैंडेट लगा दिया कि नहीं, ये नहीं है कोई कारण। दूसरा झारखंड का, झारखंड में जो है जेएमएम को कितनी सीट है? 3 सीट है। कांग्रेस को कितनी है? 2 है। 14 में से 5 सीट आप है, 9 सीट जो है एनडीए। तो कहां है जनता का मैंडेट आपके पक्ष में? देखिए, मैं तो एक बात ये कहूँगा कि जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है, इससे इस बात को सीख लेने की ज़रूरत है कि अपने साथियों को अपने साथ रखने की ज़रूरत है। कब किस रिलायबल साथी की कहाँ ज़रूरत पड़ रहा है। जिस तरह का गठबंधन शिवसेना के साथ हुआ करता था, ठाकरे परिवार के साथ हुआ करता था, इस तरह का गठबंधन अपने साथियों से करने की ज़रूरत है। उनको बर्बाद करने की नहीं, उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। जो नतीजे आए हैं उसमें इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बर्ताव करी और बीजेपी जिस तरह से बर्ताव करी, उसमें एक उदाहरण याद आता है मुझे कि एक स्टूडेंट है जो 33% लाके पास होता है ना, एक है जो 90% लाता है। अब 90% वाले का बार सेट है, उसने सोचा मैं 98% लाऊंगा। अब उस बेचारे का 60% आ गया, 70%, तो उसके पीछे पड़ गए। और जो 33% है वो 50% ले आया, तो कहा जा रहा है कि उसने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। बात पे आ जाइए अब नंबरों पे। अभी मैं इस पे एक बात कहता हूँ कि अभी अखिलेश जी ने एक शायरी की थी कि बड़े किस पर के महफिल लूट ले गया कोई, नंबर की बात पे थी कि बड़े ऐसे कुछ था, मैं भूल गया। तो नंबर तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के आज सबसे ज़्यादा हैं, और मुख्यमंत्री किसका है तो शिवसेना का। हाँ। तो ऐसी क्या बात थी कि मतलब मुख्यमंत्री आपने ठाकरे परिवार को नहीं दिया, जो कोई 25-30 साल का रिलायबल थे, जो कभी सत्ता से इधर उधर नहीं गए। और शिंदे में ऐसी क्या खास बात थी जिसने हमेशा बाला साहब ठाकरे परिवार ने अपना, अगर हम महाराष्ट्र के डिस्कशन पर नहीं जाते ना, जो ठाकरे परिवार ने अपना कद ही कम कर लिया जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ले लिया। फिर अब वही बात किया, बराबर के प्लेटफॉर्म पे आ गया हो। फिर वो जो बाला साहब ठाकरे का जो स्ट्रेचर था, जो उनके निर्णय, जो उसको आप फिर मत एक्सपेक्ट करिए। ये सीधी सी बात है ना। फिर जब आप बराबरी के उस पे आ गए, वो जो जीते हैं वो भी तो बाला साहब के नाम पे जीते हैं। तो ठीक है, वो अब तो साफ होगी तस्वीर। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाला साहब के नाम को छोड़ा। बिल्कुल, उनके पास तो ओरिजिनल नाम ही उन्हीं के पास है। बिल्कुल, ये तो बात है। क्या इसको आप किस तरह से, शैलेंद्र जी, बीजेपी की कम सीटें आने को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो इंट्रोस्पेक्शन करती है, जो एक सीट पे ध्यान देती है कि क्यों हारे, क्यों जीते, क्या हुआ। मैं इसके लिए 2017 का जो गुजरात का उदाहरण था वो दूंगी। बीजेपी को मिली 99 सीटें, कांग्रेस ने बड़ा अच्छा किया, कहा गया खत्म हो गई बीजेपी, अब बीजेपी तो इतना नीचे आ गई है। हालांकि बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया कि इतनी कम सीटें, डबल डिजिट में बीजेपी रुक गई, अब बीजेपी अगले बार तो खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने गजब का बाउंस बैक किया, 156 सीटें, ऐतिहासिक जीत हासिल की। क्या इस चुनाव को आप कुछ इसी तरह से देखते हैं कि क्योंकि एक समय के बाद आपको भी शायद जरूरी होती है इंट्रोस्पेक्शन की, बहुत सारी गलतियां भी इसमें हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये बाउंस बैक करेगी या पार्टी में अब कुछ और तस्वीर आपको नजर आने वाली है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह का पास में हिस्ट्री रही है, जाहिर सी बात है एक बहुत ही आपको जो है ना बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे संगठन में भी, अनेक प्रदेशों में। जो गलतियां हुई हैं, एक ये भी बात आ रही थी ग्राउंड से कि कार्यकर्ताओं की जो इन्वॉल्वमेंट है, अब 400 के नारे ने क्या किया कि जो हार्डकोर जो काडर जो था उसको सुस्त कर दिया कि भाई हमारा तो इतना आ ही रहा है करके जो है, तो हम उतनी मेहनत क्यों करें। दूसरा, एक कैंडिडेट सिलेक्शन में ही दिक्कत हुई। अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ,
उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 25 कैंडिडेट्स के बारे में रिपोर्ट्स ये थी कि इनको जो है आप बदलिए, नहीं तो ये तकलीफ होने वाली है, और वो दिखाई दिया उनके बारे में। ऐसे ही हरियाणा में बता देता हूँ, हरियाणा में जो है जो आप इमीडिएटली दूसरी पार्टी से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे सिरसा का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अशोक तंवर को आप पहले वो आम आदमी पार्टी में फिर लाए और तुरंत दे दिया। तो जो कार्यकर्ता वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको मिला क्या? आप बुरी तरह वो सीट हारे जो। तो आपको ये अब देखना पड़ेगा कि वही इसी तरह में अलाइज जो पार्टनर्स की बात है, मैं ये मुझे जहाँ तक मेरा आकलन ये कहता है कि अभी स्थितियाँ ऐसी बननी चाहिए और शायद संभवतः बनेंगी कि शिवसेना जो उद्धव जी और ये सब जो है एक साथ होके और भाजपा के साथ जो है भविष्य में अगर आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। वो जो था वो ये था कि हजूरे वाला खामोश बैठे ऐसी गम में, मुख्यमंत्री की कुर्सी लूट ले गया कोई, जबकि नंबर लाए हमने महाराष्ट्र में। तो ठीक इसी तरह से कि देश में भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो रिलायबल साथी हैं वो इतने रिलायबल नहीं है। 240 सीटें हैं, इतना स्ट्रॉन्ग सीटें आई हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री की सीट तो कहीं नहीं जाने वाली, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। हमारी तो शुभकामनाएं रहेंगी कि अगर अपने पुराने साथियों को फिर से साथ ला सके। साथी भी तो आना चाहे ना, साथी तो ऐसों के साथ चले गए जिनके खिलाफ राजनीति करते थे, मैं जो बीज कहां से पड़ा वो भी मैं इनको कनेक्ट कर दूं। बीज कहां से पड़ा? 2014 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ में मिलकर लड़ा था, और जब साथ में आप लड़ते हैं, आप जो है लड़ने के बाद एक सीट शिवसेना ज्यादा पे लड़ती थी 25 सीट पे, और भाजपा लड़ती थी 23 सीट पे, ये ऑन रिकॉर्ड है। और 25 में से क्या नाम जो है बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो आप उसी स्ट्राइक रेट पे, तो हुआ क्या 171 पे जो शिवसेना लड़ती थी विधानसभा में, और भाजपा शायद 116 सीट पे लड़ती थी, 16 या 17 पे, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा था उसमें तो भी। बीजेपी ने कहा कि उस अनुपात में, तो फिर उन्होंने नहीं माने, तो बीजेपी ने कहा कम से कम लास्ट जो का नाम ये मीडिया में ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि हमें 117 से हमें 121 सीट दी थी, 4 सीट की बात साफ मना कर दिया गया कि नहीं, हम 171 से एक सीट भी का नाम कम नहीं। और दूसरी बात, इससे हासिल क्या हुआ? मुख्यमंत्री कितने दिन रहे, पद भी गया, अपनी जो आपकी जो कोर लाइन थी जो आपका वो उससे नहीं, दूसरा से कुछ नहीं हुआ। देखो सुनो, एक मिनट संजय जी, एक मिनट, मैं उसके बाद आप जवाब दीजिए। तो क्लियर कर दूं, नहीं, मैं बीच में कर दूं ना, मेरी बात पूरी हो जाएगी। 2014 का जब विधानसभा चुनाव आया आपके अक्टूबर नवंबर में हुआ, उसमें अलग अलग लड़ा, अलग अलग लड़ने के बाद जो भाजपा जब बड़ी संख्या जब लेके आई, सबसे बड़ी पार्टी जब बनी, उसके बाद 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उसके बाद फिर आप ही आए, कोलिजन किया, आपने 5 साल स्वीकार किया ना देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को, फिर अचानक क्या हो गया? ये बात जिस तरह से कहते हैं ऐसे नहीं है। हम महाराष्ट्र को छोड़ते, महाराष्ट्र पे किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे तो शुरू से लगता था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी नुकसान होगा, और वो नुकसान हुआ भी है, कुछ हद तक दिख भी रहा है वो नुकसान जो लग रहा था, लेकिन वो जो स्थिति थी उससे लग रहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश, और एक जगह जिसने सबसे बड़ा डेंट किया वो वेस्ट बंगाल रहा, जहां पे बहुत उम्मीदें थी, पुरानी सीटें भी कायम नहीं रख पाए। उत्तर प्रदेश में क्यों विकास नहीं चला? उत्तर प्रदेश में काम हुआ, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूं, आप देखिए चाहे अयोध्या में जो काम हुआ है, क्या सिर्फ एक नैरेटिव के लिए जनता किसी और को वोट दे देगी? वो भी इस वजह से क्योंकि गलत नैरेटिव चलाया गया। दूसरी तरफ वोटिंग हुई, एक मुश्त वोटिंग हुई, इसलिए क्योंकि मैं खुल के बोलती हूं, मुस्लिम तबका कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन जो करते भी थे वो जो जीतेगा उससे मतलब नहीं, उनको मतलब होता है बीजेपी को हराएगा कौन, यानी इस तरीके। क्योंकि कई हैं, जैसे अब यादव हैं, यादव नहीं करेंगे, यादव करेंगे अखिलेश यादव को वोटिंग, तेजस्वी यादव, समझ में आता है, लेकिन वो इसलिए वोटिंग नहीं करते कि बीजेपी हारे, मोदी हारे, वो जिताने के लिए वोटिंग करते हैं। एक मुश्त वोटिंग होती है कि किस तरह से बीजेपी हारे। इस तरह की जब वोटिंग हो रही तो क्या लोगों को यह समझ में नहीं आया कि चाहे वाराणसी कॉरिडोर बना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में जिस तरह का विकास, मैं मानती हूं लल्लू सिंह ने जो बात कही, लेकिन अयोध्या में जिस तरह का भूतपूर्व विकास हुआ, ऐसी क्या कल्पना किसी ने कभी इससे पहले की थी? 500 साल बाद राम मंदिर बनना, क्या इसके लिए किसी ने कल्पना की थी? मतलब लोगों का जीवन का सपना था, वो सच हुआ है क्या? ये सब कहीं जनता के लिए मुद्दे नहीं थे? एक नैरेटिव इतना भारी पड़ा, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बनी अर्चना जी। अगर मान लीजिए बहुत भारी पड़ता तो संख्या और कम होती, तो ये जो लगभग आधी की स्थिति जो बनी है, मान ली 36 पे एनडीए है वहाँ पे जो, और 42 या 43 पे जो इंडिया अलायंस है वहाँ पे, हाँ। तो जो स्थिति ये कन्फ्यूजन की जो भ्रम वाली बनी है वो क्या हुई है, सीट वाइज बनी है, और कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी इनका खराब था, तो उसमें ये सीट वाइज ये बना कि नहीं ये तो क्या नाम बड़ी संख्या में आ ही रहे हैं, लोगों का ये रहता है ना कि लोकल हम इस कैंडिडेट को हरा के देखते हैं। अब वो जो भ्रम की स्थिति से जो है वो जो दायरा है वो बढ़ गया, और वो करीब 25 से 26 सीट का नुकसान जो उत्तर प्रदेश में इनको जो हो गया, जो पहले की टैली थी 64 की वो आके जो है 36 पे जो आ गई।
तो कहीं ना कहीं एक ये अहम मुद्दा रहा है। और साथ में मैंने कहा ना दो, मतलब एक तो कैंडिडेट सिलेक्शन का और दूसरा जो है जो भ्रम की स्थिति उन लोगों में, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूंगा, वो वोट ट्रांसफर हुआ जो है करीब, आप ये मान के चलिए स्टैटिक्स आप देखेंगे 10 से 12% की जो है जो वोट ट्रांसफर है, और वही एक डिसाइसिव है जिसकी वजह से ये हमें जो देखने को मिला है। और जो एक हिंदुत्व का छतरी बनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, वो इसमें नहीं चली, वो फेल हो गई, ये बात इसमें नजर आ रही, दिख रही है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी शैलेंद्र जी, जो इस वक्त हाल है, मतलब उसकी वजह क्या रही? क्या विकास का मुद्दा काम नहीं कर पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपना मार्जिन कम हो गया, जो पिछले बार 4-4.5 लाख से जीते थे, इस बार तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए। इतना काम करने के बावजूद भी अगर आपको वोट नहीं मिलता, मैं इसको सोच रही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आप नारा देते हो, लेकिन वो वन वे चल रहा है और कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो तरफ से बजती है। तो क्या बीजेपी को इस बारे में भी सोचना चाहिए? मुझे नहीं पता कि वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे, उनकी नीति में बदलाव होगा नहीं होगा किस तरह से, क्योंकि सरकारी योजनाएं सबके लिए एक जैसी होती हैं, सबको आप एक तरह से करते हो, लेकिन अगर कोई एकदम आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो आपके मन में भी तो कभी आता होगा। जाहिर सी बात है, एक ये पहलू तो है, लेकिन जब हम सरकार के कामकाज की बात करते हैं, उसके क्रियान्वयन की बात करते हैं, तो उस तरह से आप फंक्शनिंग नहीं कर सकते पब्लिक डोमेन में। वहाँ आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नहीं जो लाभार्थी है, चाहे वो भले ही हमें वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन उससे क्या है कि जो आपका एक हार्डकोर वोट बैंक है या जो मतदाता है, वो ये ज़रूर उसके दिमाग में विचार उत्पन्न होता है कि भाई ठीक है, ये आपके जन समर्थन भी आपको नहीं देते हैं, लेकिन लाभ लेने की जब बात आती है तो ये सबसे पहले खड़े दिखाई। तो कहीं ना कहीं ये बात आई है, तो उसमें क्या है कि कुछ हद तक एक ये भी बात रही है कि वो लोग मतदान के वक्त वो खुद सुस्ती उन्होंने दिखाई कि नहीं हम क्यों फिर वोट करें करके। तो जो मतदाता जिस समय मतदान हो रहा था, जो अपना हार्ड कार्डर है, ठीक है जब इतना समर्थन आ ही रहा है तो हम क्यों करें। तो कैंडिडेट सिलेक्शन और उसके साथ में जो इनका 400 वाली जो उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो कास्टिज्म में जो है एक इम्पैक्ट जरूर जो डाला है उस बात में, उसको कहीं जाति की बात आती है तो सब भूल जाते हैं। मुझे ये लगता है वोटर कम से कम यूपी और बिहार में तो सब भूल जाते हैं जब जाति की बात आती है। वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है प्रभावी एक वो रहा है, नहीं होता तो ये उत्तर प्रदेश की मैं बता देता हूँ आपको। सबसे बड़ा रीजन एक रहा उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा रीजन एक ये रहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी को बदला, तो इस तरह की बहुत सी अटकलें हैं कि इस बात की भी होती कि जो कैंडिडेट योगी जी ने दिए कि इनको चुनाव में उतारना चाहिए, उन कैंडिडेटों को नहीं माना गया और उसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत हुई है। 30 से 35 ऐसे अगला टारगेट, एक केजरीवाल जी खुद जीते हो चाहे नहीं जीते हो, मगर उनकी वो जो स्टेटमेंट वहाँ रही कि उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों ने बड़े उससे लिया। इस बात से मैं आपकी कल हमने जब चर्चा की थी तो कल हमने इस पॉइंट पर बहुत चर्चा की कि ये, और वाकई इसने लोगों को, क्योंकि और एक बात और बोल देता हूँ मैं आपको, देखो एक बात और बता देता हूँ। एक नैरेटिव था 400 पार वाला, ये तब हो सकता था जब पीएम कैंडिडेट अगर योगी जी को डिक्लेयर कर देते, क्योंकि आज की डेट में मोदी जी की बहुत सी नेगेटिविटी हो सकती है बहुत से मामले में, लेकिन योगी जी की नहीं है। नहीं देखिए, यूपी में योगी जी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हैं, ये बात है, और लोगों के मन में, यूपी में नहीं देश में और दुनिया में भी। तो आप लोग साथ आ जाते फिर अगर योगी जी आ जाएंगे। देखिए एक बात सच बताऊं आपको मैं, 400 पार में फिर आप भी आ जाएंगे साथ में। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं, अगर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा ना, तो इसके पीछे उद्धव जी नहीं है। अच्छा, इसके पीछे बाला साहब हैं। और बाला साहब कैसे हैं ये सुन लीजिए आप कैसे हैं। मोदी जी को 2012 याद है, 2002 याद नहीं है। 2012 ये याद है कि 2012 में जब एनडीए के नए चेहरे को देखा जा रहा था प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उस वक्त बाला साहब को ये लगता था कि प्रधानमंत्री के पद के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज ज़्यादा बेटर हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात को मोदी जी की ज़रूरत है। तो बाला साहब ने प्रधानमंत्री पद के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज को सपोर्ट किया था, नरेंद्र मोदी साहब को नहीं किया था। और ये 30 जो है ना, इसी के कारण जो है 2014 में लोकसभा के चुनाव में तो सीट शेयरिंग का फार्मूला मान लिया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो बाला साहब का सीट शेयरिंग का फार्मूला था उसको नहीं माना। अरे एक बात बताइए संजय जी, कब तक होती है? तो वही वाली बात है कि कांग्रेस कहती रहे कि हमने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, हमने देश के लिए। अरे भैया आप बता दो ना, पिछले 20 साल 25 साल अब हो गया उसका खाता, जो आपने किया उसका आपको मिला भी, आपके परिवार ही रहा, प्रधानमंत्री बनता रहा। अब आपका जब तक बाला साहब थे तब तक चीज होगी। अब जब बदला, आप समय बदला है, समय के साथ बदलना पड़ता है, बदलने को राजी नहीं तभी ये स्थिति हो जाती है। समय के साथ अगर हम ये बदले कि अब हमारा मुख्यमंत्री रहे और ठाकरे परिवार अगर मुख्यमंत्री बना तो ये कोई बहुत बड़ा पाप हो गया? नहीं, लेकिन आपकी सीट आएंगी तब आप बनेंगे ना, नहीं आएंगी तो कैसे? ये बराबरी का बने तो भी नहीं।
महाराष्ट्र में तो अब भी नहीं बने। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि फिर भाई अब आपने भी अगर इस तरह से कहा जाए तो शिवसेना तो कहाँ किसके संग, एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस पार्टी के संग जा सकती है। लेकिन किसी भी मुद्दे को उनके समर्थन नहीं किया। अरे रहने दीजिए, खूब सारे सनातन के संजय राउत रोज बैठ बैठ के सनातन राम मंदिर के मुद्दे पे क्या बोला था कि मंदिर बन जाएगा, उसके बाद वहां पे वो जब लोग जाएंगे तो आग लगवा दी जाएगी ट्रेन में, क्या क्या जिस शिवसेना जिस बाल ठाकरे जिस चीज को आप गलत तरीके से कह रहे हो इसको, ऐसा नहीं कहा था कि मोदी जी ने दंगे करवाएंगे, क्या कहा था? ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि फिर से वो घटना गोधरा जैसी घटना घट जाए। कह रहे थे, क्या कह रहे थे, किसको कह रहे थे, अब क्या इस बात का क्या तात्पर्य? और वो शिवसेना ये बात कह रही है जिसको बाल ठाकरे प्राउडली कहते थे कि हमारे शिव सैनिकों ने वो गिराया है, तो आज भी कहते हैं, है ना। उसके बाद लेकिन आप ये बात कर नहीं, लेकिन नहीं, आपने तो अपना खैर जब विचारधारा भी छोड़ दी और पद भी छोड़ दी, कहीं कुछ मिला ही नहीं। खैर ये बताइए कि अच्छा अब जो होगा, अब क्या इनके संग रहेंगे, कब तक रहेंगे कांग्रेस के साथ, इन्हीं महाविकास अघाड़ी या जो ये नया अलायंस बना इंडिया अलायंस, उसमें कब तक रहेंगे? करके भी आप देखिए ना, 2020 में सामना में एक लेख छपा था और उसमें कहा गया था कि उसमें कांग्रेस की तुलना की गई थी चरमराती खटिया से। हाँ, फिर भी आप लोग उसी में बैठे हुए हैं। नहीं सुनिए, कहा गया कि किस तरह से कांग्रेस की, जब उन्होंने वीर सावरकर जी के विषय में बोला था तो तुलना की गई थी कि कैसे चरमराती खटिया कांग्रेस बन चुकी है। लेकिन है तो उसी के साथ आप लोग चरमराती खटिया पे बैठे हुए हैं। वीर सावरकर को वो गाली देते हैं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आके कितना कहने का नजरिया कहने का तरीका बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहा नहीं, बाल ठाकरे की पार्टी का तरीका बदल गया, कहने का तरीका बदला। फिर 2021 में एक लेख छापा, उसमें कांग्रेस की तुलना की गई जर्जर महल से कि किस तरह से जमींदारी, लेकिन उस महल के नीचे खड़े हैं और फिर ऊपर एक बात और सुनिए, फिर एक लेख और छापा, उसमें लिखा गया कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक। और फिर अब सुनिए, देखिए मतलब हर तरह से कहने के तरीके को नए परिवेश में बदला गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के हर मामले, आप देखिए गलवान घाटी में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी तो क्या उद्धव जी ने नहीं कहा उस वक्त कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री होने के बावजूद? जो उद्धव जी की जो बाल ठाकरे की हम आवाज सुनते थे वो हमको नहीं सुनाई देती, वो आवाज आप जिस तरह से सुनना चाहते हो ना, हम नहीं सुनना चाहते, हमारी आदत पड़ गई जो सुनने की। अच्छा संजय जी मेरा एक सिंगल लाइनर प्रश्न है कि आपके लिए कौन सा मुद्दा जो है, कौन से 3 चीजें अहम है वो आप बता दीजिए। क्या मतलब भ्रष्टाचार अहम है आपके लिए? नहीं, भ्रष्टाचार अहम है या नहीं? ये तो आप हिंदुत्व अहम है या नहीं है, तो आप बताइए। भ्रष्टाचार चौहान को जो अपने, अरे सुनिए नहीं, मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूँ, आरोप लगना, किसी भी जो है आरोप के बाद जो है उसमें जुरिडिक्शन में मामला चलना, अभी वो कन्विक्शन नहीं हो गई। किसको? अजित पवार को। तो और आप चलाते रहेंगे, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए, लालू पॉलिटिकल जो गैमेट में लालू प्रसाद एक अकेला ऐसा नाम है जो कन्विक्टेड है। आप उनके साथ हैं या नहीं है, मतलब उसमें इंडिया मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आरोप जो लगाए आप लोगों ने, लालू आरोप ही नहीं है ना, लालू यादव तो जेल सजा याफ्ता मुजरिम है। अच्छा दूसरा, जिस इंडिया अलायंस में IUML है, जिस कानून की बात ही बता देते, रुकिए आप कहते हैं लालू यादव कन्विक्टेड है। हमारे देश के अगर आप कहते हैं किसी पे आरोप लगा और कोर्ट से कन्विक्टेड होने के बाद इसको कन्विक्शन माना जाता है, तो पूरा कानून बताइए। कानून पूरा ये है, सुनिए कानून पूरा क्या है। कानून पूरा ये है कि किसी पर आरोप जब लगता है तो आरोपी कहलाता है, बिल्कुल। लेकिन जब उसको लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो जाती है और हाई कोर्ट से अपील उसकी एक्सेप्ट हो जाए तो अपीलेंट कहलाता है, कल्प्रिट नहीं कहलाता। ठीक है, उनकी लालू यादव को सजा मिली कि नहीं मिली, जेल में रहे कि नहीं रहे, जमानत पे बाहर आए कि नहीं, इतना बता दीजिए। देखिए सजा हमारे देश के कानून के अनुसार, सजा मिली कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो सजा होने के बाद आदमी सजा काट रहा हो, सार्वजनिक जीवन में आपका पैमाना ये आ गया है, ये पैमाना सर मेरा नहीं है, लोग बात कर रहे हैं आप, मेरा नहीं है। जो कन्विक्टेड है वो कन्विक्टेड है, वो जमानत पर बाहर है। अगर हाई कोर्ट से उसकी अपील एक्सेप्ट हो जाए, जब वो हाई कोर्ट से बरी हो जाएंगे तो बरी कहलाएंगे, लेकिन तब तक वो कन्विक्टेड है। नहीं। अगर वो सजा काट रहे हैं जेल से, अच्छा जेल से बाहर क्यों आए लालू प्रसाद यादव, बताइए क्यों आए, बताइए आप, बताइए क्यों आए? बेल हुई ना उनकी, हेल्थ ग्राउंड पे ना, किस ग्राउंड पे? किसी भी ग्राउंड पे आए, बेल हुई ना उनकी। अरे बेल तो हुई, अपील तो एक्सेप्ट हुई उनकी सजा माफ हो गई क्या? सुनिए स्टेटस अगर आप देखेंगे उनके केस का तो ही इज कन्विक्टेड, अभी सजा माफी हो गई क्या? नहीं हुई ना, तो आप कैसे ये बात कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपील एक्सेप्ट नहीं है, अपील हो जाए। ऐसे तो क्या है कि अरे कसाब की भी का ना फांसी लगने में, वो तो व्यवस्था ऐसी है, तो क्या किया जाएगा? लेकिन वो जेल में रहा ना कसाब सर। देश के अंदर जो है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारा जो इस बार के चुनाव का क्या आप लोगों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, या अगर शिवसेना की बात करें, क्या टेक है? क्या लगता है कि
क्या परिवर्तन होगा आपको 2029 में दिख रहा है कि हाँ अब ज्यादा साफ नजर आ रहा है कि हम कहीं पहुंच सकते हैं? देखिए अभी तो बहुत से उलटफेर होने हैं, अभी तो शुरू है सिलसिला, भी कई दरमिया बाकी हैं। अभी इस स्थिति में हम क्या कहें। चलिए, मतलब इनको लग रहा है कि अभी इधर उधर हो जाएगा। उम्मीद अब क्या कह सकते हैं, जब 99 सीट के बाद राहुल गांधी बाहर आके कह सकते हैं कि हम सोच सकते हैं सरकार बनाने की, तो फिर आप उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप शैलेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, ये उनका स्टेटमेंट देना और तब जब 24 घंटे भी नहीं हुए, मतलब जनमत आए हुए, उसके बाद जो है, जब जिस एनडीए ने पूरा जो चुनाव एक सिंगल एजेंडे पे लड़ा है, एक क्षेत्र में एक ही कैंडिडेट है, वो उनके जिनके विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा है, उनको साथ लाने की, जोड़ने तोड़ने की जो बात वकालत कर रहे थे ना, हमारी पार्टी तोड़ा, तो अभी ये कौन बात कर रहा है? तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया होगा, जिन लोगों ने मतलब अपनी विचारधारा के लिए फॉर अ वाइल सपोर्ट किया होगा, वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। और ये चीज आने वाले चुनाव में जो इनको जो देखने को मेरा ये मानना है स्पष्ट कि उनको जो परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप कम से कम आप 6 महीने साल भर इंतजार तो कीजिए। आपने अजीत पवार जी को अपने साथ क्यों लिया? आपने अशोक चौहान को अजीत पवार जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री उनका इंटरनल मामला है, क्यों आपने यूपी में नहीं मानी? अजीत पवार जी का वो उनका इंटरनल मामला है ना। इंटरनल चीजों में किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको हटाए, उनकी मर्जी है। आप तो अब ये भी हमारा इंटरनल मामला है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर चर्चा की बात करें तो ये भी हमारा इंटरनल मामला, अभी तो हम कर रहे हैं चर्चा। ठीक है, करिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और शायद यही बात संजय जी कह रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर साफ हो चुकी है, और ये भी साफ है कि राजनीति है, राजनीति चलती रहती है, बातें भी चलती रहती हैं, तोड़ मरोड़ की कोशिश भी चलती रहती है, लेकिन एक तस्वीर पूरी तरह साफ है कि तीसरी बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी की सीटें 2019 से 63 जरूर कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा दल बीजेपी है, और उसके बाद कम से कम 2.5 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी से बीजेपी को मिली हैं। इसीलिए कहीं पे कोई ये दो राय नहीं है, और 8 तारीख को डेट है जब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।